नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की गोचर की, यानी कि राहु के गोचर की। राहु वैसे ही एक मैलेफिक प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है, और अगर ये प्लैनेट गोचर करता है तो आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट डालेगा ये राहु का गोचर, उसकी हम इन डिटेल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट शनि देव के बाद में सेकंड स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो राहु है। यानी कि एक साल 1.5 इयर्स के बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा रेट्रो यानी कि वक्रीय चाल, उल्टी चाल चलता है। तो अब 1.5 साल के बाद ये जो ट्रांजिट हो रहा है, जहां पर मंगल की राशि मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर की मीन राशि पाइसिस राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो पाइसिस के लिए तो ये समय ध्यान देने के लिए होगा ही कि किस तरीके से उनको इम्पैक्ट होगा, लेकिन साथ के साथ आपकी किस भाव को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा राहु का ये गोचर, वो भी आप सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण होगा। अगर हम राहु और केतु की बात करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर हम राहु को जानते हैं तो हम ड्रैगन हेड के नाम से जानते हैं। ये वो प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर है और शरीर नहीं। इसी वजह से ये एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को बहुत चालाकी भी देता है, चालाक भी बनाता है। साथ के साथ ये जो प्लैनेट है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यानी कि 9 प्लैनेट्स जिनको हम एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं, उनमें से 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि शैडो प्लैनेट्स हैं, जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। राहु क्योंकि एक शैडो प्लैनेट है इसलिए व्यक्ति को भ्रमित भी करता है, और साथ के साथ एक ऐसा प्लैनेट है जिसे आप अपनी नेत्रों से, आंखों से देख नहीं सकते हैं। चाहे आप टेलीस्कोप लगा के भी देखने की कोशिश कीजिए, इसको देखना असंभव है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं कि ये जो राहु है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे बनता है ये राहु और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिकली राहु केतु जो है वो सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में जो एक कट डालते हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। यानी कि मून के आसपास नॉर्थ टू साउथ की जो मूवमेंट होती है, उसमें जब चंद्रमा जो है अर्थ के आसपास रोटेट करता है और अर्थ के एलिप्टिक ऑर्बिट में जब नॉर्थ टू साउथ वो मूव करता है, और जब उसको एक कट करता है, उस कटिंग पॉइंट को एलिप्टिक ऑर्बिट पे राहु का नाम दिया जाता है। ये जो नॉर्थ नोड होता है उसको राहु के नाम से जाना जाता है, और यही जो नॉर्थ नोड है, यही जो राहु है, ये गोचर कर रहा है अब पाइसिस में। इसी वजह से, क्योंकि समुद्र मंथन की जो कथा है वो आप सभी जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे पार्ट्स में, टुकड़ों में ही क्यों ना सुनी हो, पर सुनी होगी। जहां से शुरू होता है राहु का अस्तित्व, कि किस तरीके से राहु फॉर्म हुआ। ये एक ऐसा प्लैनेट क्यों है जिसका सिर्फ सर है और बॉडी नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी रत्न जो थे वो निकले, लेकिन जो मेन मोटिव था समुद्र मंथन का वो ये था कि सब लोग चाहते थे कि उनको अमृत मिले, क्योंकि जो भी अमृत ग्रहण कर लेता वो अमर हो जाता। इसी वजह से राक्षसों और देवताओं के बीच में ये एक युद्ध हुआ जिसमें कूर्म अवतार धारण किया था भगवान श्री हरि विष्णु जी ने, और उन्हीं की पीठ पे मंदार पर्वत आया और वासुकी जी को रस्सी के फॉर्म में लपेट कर इस पर्वत के चारों तरफ ये जो मंथन था वो शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले विष निकला। और जैसे ही विष निकला हर कोई घबरा गया कि अब इस विष से तो हर किसी की मृत्यु हो जाएगी, कैसे बचेंगे इस विष से। तो शिवजी ने इस विष को धारण किया अपने कंठ में, और बहुत सारे आभूषणों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई थी, अमृत। अब जब अमृत निकला तो सबके बीच में ये जो युद्ध की स्थिति थी वो और ज्यादा भयानक हो गई, क्योंकि सबको पता था कि अब जो अमृत निकला है, अगर वो अमृत राक्षसों ने पी लिया तो राक्षस भी अमर हो जाएंगे,
और उसी वजह से एक जो डिसबैलेंस है पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में वो क्रिएट होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज भी ज़्यादा हावी हो जाएंगी देवताओं पर। इसी समय विष्णु जी ने एक सुंदर कन्या का अवतार लिया और सब जो राक्षस थे उनको अपनी ब्यूटी से उनको मनमोहित कर लिया, उनको आकर्षित कर लिया, और ये जो राक्षस थे उनका जो माइंड था वो डाइवर्ट कर दिया अमृतपान से, और इसी बीच सबको वो सभी देवताओं को एक लाइन में बिठा के अमृत पिलाने लग गए। और इसी समय एक बहुत ही चालाक राक्षस जिसका नाम स्वर भानु था, स्वर यानी कि आवाज और साथ के साथ भानु यानी कि सूर्य, तो एक ऐसा राक्षस जिसके इतना तेज दिमाग था, उसने सोचा कि उसने चंद्रमा का रूप धारण करके वो देवताओं की लाइन में बैठ गया और वहां पे वो अमृत का पान करने लगा। जैसे ही उन्होंने अमृत को ग्रहण किया उसी समय चंद्रमा ने उनकी चालाकी समझ ली, क्योंकि वो चंद्रमा का ही रूप लेके वहां पे बैठे थे। और उन्होंने ये जो भेद था, चंद्रमा और सूर्य ने साथ में मिलकर राहु का, स्वर भानु का ये जो भेद था वो विष्णु जी के सामने खोल दिया। और उसी समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सर और धड़ अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी अमृत ग्रहण कर चुके थे, वो अमर हो चुके थे, इसी वजह से इंडिविजुअली सर और धड़ अलग होने के बावजूद भी ये जो प्लैनेट है वो सस्टेन करा, और इसी को राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से राहु से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं, चाहे आपके लग्न में राहु हो या आप की जो चंद्र राशि है वहाँ पे राहु हो, या फिर अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं आप 4 नंबर से गवर्नड है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो दूसरों से अलग होता है, चतुराई से भरा होता है। अब ऐसा एक प्लैनेट अगर ट्रांजिट कर रहा है तो किस तरीके से आप सभी पर ये जो प्रभाव है वो डालने वाला है, उसी की हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। राहु का ये जो गोचर हो रहा है मीन राशि में वो 30 अक्टूबर के दिन हो रहा है। 30 अक्टूबर को दोपहर को 2:13 पर ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है ये होगा। और किस तरीके से ये प्रभाव डालने वाला है गोचर, वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड को गवर्न करता है। इसीलिए 2020 जिसको आप कैलकुलेट करें तो अंक 4 बनता है, वो जो साल था वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज इंडिया, डिजिटलाइज वर्ल्ड को और ज़्यादा कनेक्टिविटी की ओर लेते हुए जाता हुआ दिखाई दिया था। वो व्यक्ति जिसने लाइफ में ना कभी लैपटॉप, ना कभी कंप्यूटर, इनफैक्ट कभी कोई स्मार्टफोन भी यूटिलाइज नहीं किया था, उन व्यक्तियों को भी हमने किसी ना किसी फॉर्म में कोई जूम मीटिंग या कोई गूगल मीटिंग अटेंड करते हुए पाया। ये प्रभाव डालता है और इतना इम्पैक्टफुल प्रभाव डालता है राहु आपकी लाइफ में। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो कैसा रहने वाला है आपके लिए ये गोचर। सबसे पहले 30 अक्टूबर का ये जो गोचर है वो आपके द्वादश भाव यानी कि आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो होता है वो विदेश का भाव भी होता है, विदेश यात्राओं, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन टूर्स का भाव भी होता है। इसी वजह से विदेश में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, विदेश यात्रा का योग आपके लिए अच्छा बन सकता है। आपका जो खर्च है वो भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो खर्चा आप करेंगे, जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं इन रिटर्न आगे के समय में फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली हम बात करते हैं वृष यानी कि टॉरस की। आपके लिए ये जो समय है, आपके लिए ये जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव यानी कि आपके हॉरोस्कोप का 11th भाव, जिसको हम लाभ भाव के नाम से भी जानते हैं, इनकम का भाव भी होता है ये। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय ये जो गोचर है वो दर्शाता है। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। आपकी कोई भी ऐसी जो मन में दबी हुई पुरानी इच्छा थी, कोई भी ऐसी डिज़ायर थी जो आप चाहते थे कि अब फुलफ़िल हो जाए, वो फुलफ़िल होती हुई आपको इस समय नज़र आ सकती है। साथ के साथ आप जो योजनाएं बनाएंगे, आप जो प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के लिए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ सकती है और फाइनेंशियल लाभ आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। अगली हम बात करते हैं मिथुन की यानी कि जेमिनाई की।
आपके लिए आपके दशम भाव में ये गोचर हो रहा है, और दशम भाव आपके वर्क का हाउस होता है, कर्म का भाव होता है, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ये भाव होता है। वहाँ आपके कार्यस्थल में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी जॉब की आपके लिए आ सकती है। मेहनत के बल पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हार्डवर्क करवाएगा राहु आपसे, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हुए नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको आपके काम के लिए सराहना मिल सकती है, प्रमोशन भी आपकी हो सकती है इस समय के दौरान। तो आपके लिए जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नज़र आता है। कुछ समस्याओं का सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके काम पर होगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो। तो इसमें एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का अच्छा बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा है। अगली बात हम करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के लिए नवम भाव यानी कि 9th भाव में राहु का ये गोचर हो रहा है। नवम भाव जो होता है वो धर्म का भाव है, साथ के साथ वो न्याय का भाव है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके फ्यूचर का भाव है। आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आपका भाग्य का स्थान है ये। तो ऐसे में कोई तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं आप, या फिर अगर किसी होली डेस्टिनेशन पे जाने का आपका बहुत समय से मन था, तो वो जो आपका एक थॉट था वो इस समय पूरा होता हुआ नज़र आ सकता है। विदेश जाने की संभावना अगर आपके मन में थी या जागृत हुई थी, तो इस दशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। साथ के साथ पिताजी से आपके जो संबंध है उसको थोड़ा अच्छे से इस्टेब्लिश करने का अगर आप प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, और अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है इस समय। अगली हम बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो के लिए। आपके लिए जो समय है वो कैसा रहने वाला है। अष्टम भाव में ये जो गोचर है वो आपके लिए हो रहा है, और अष्टम भाव जो होता है वो सडन चेंजेस का भाव होता है, सडन लॉस भी या फिर सडन गेन्स भी। तो किसी भी तरीके का सडन चेंज जो होता है वो अष्टम यानी कि 8th हाउस से देखा जाता है। तो किसी से मांग कर सबसे पहले आपको वाहन नहीं चलाना है इस समय। आपके लिए किसी और का जो व्हीकल है उससे कहीं ना कहीं आपको लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से आपको अवॉइड करना है कि किसी से मांगी हुई गाड़ी या किसी से मांगा हुआ व्हीकल आपको नहीं चलाना है। अगली हम देख सकते हैं कि धन का निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उसको करने से पहले 100 बार सोच लें। हो सकता है कि आपका ये जो पैसा है वो डूब जाए, या जितनी आपको एक्सपेक्टेशन थी रिटर्न की उतना रिटर्न आपको इस पैसे का ना मिले आने वाले समय में। तो सोच कर निवेश करें। इस दौरान आपको धन हानि के होने के जो योग हैं वो और ज़्यादा प्रबल है, मोर देन एवरेज। तो इसी वजह से अपना पैसा जो है वो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा कहीं भी। अगली बात हम कर रहे हैं कन्या राशि की, वर्गो की। आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मैरिज का, स्पाउस का, पार्टनरशिप का भाव होता है। तो ऐसे में आपकी जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, उसको ये प्रभावित करेगा। आर्थिक समृद्धि, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, और साथ के साथ किसी भी तरीके का मटेरियल ग्रोथ अगर आप चाहते हैं, या कोई मटेरियल चीज़ थी जो आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो समय है वो अच्छा नज़र आता है। उस दौरान आपको अच्छी चीज़ें लेने का एक अवसर मिलेगा। इस गोचर के दौरान साथ के साथ आपको थोड़ा सा टकराव देखना पड़ सकता है, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। तो आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की प्रयास करनी चाहिए। इस वीडियो में हमने बात करी है एरीज से लेकर वर्गो तक कि आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। अगली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुला से मीन राशि के लिए कि आप लोगों के लिए ये जो समय है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो अगर आपकी जो राशि है वो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके जानने में किसी की राशि इस वीडियो में कवर हुई है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे आने वाली वीडियो का ज़रूर आप इंतज़ार कीजिएगा। जाते जाते एक छोटी सी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो आपके लिए क्या है। अगर आप शनिवार के दिन कबूतरों को बाजरा देते हैं तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी होती है। इससे आपका जो राहु है वो वेल बैलेंस्ड रहता है, वेल प्लेस्ड रहता है, और जो भी समस्याओं का आपको सामना करने को मिल सकता है आपकी राशि अनुसार इस गोचर के थ्रू,
उससे आपका कहीं ना कहीं बचाव होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी और बेनिफिशियल लगी हो। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने मेरे चैनल तक अपना प्यार ऐसे ही पहुँचाते रहिएगा। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।